आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से उसे हम निकालते हैं सूत्रों के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने वर्ग, आयत और त्रिभुज के परिमाप को निकालना सीखा था। हम देखेंगे कि हम दोनों में ही परिमाप और परिधि में की परिभाषा वही है कि उस बंद आकृति का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ही परिमाप कहलाती है और वही परिधि कहलाती है। लेकिन जब वृत्त का नाम आता है तो उसे परिधि कहते हैं, क्योंकि वृत्त एक बंद वक्र से बनी हुई आकृति है, उसमें किसी प्रकार की कोई भुजा नहीं है। सामान्यतः परिमाप को हम लोग सभी भुजाओं का योग के नाम से जानते हैं, तो वृत्त में किसी प्रकार की कोई भुजाएं नहीं है, इसलिए उसे परिधि का नाम दिया गया है। तो आज हम वृत्त की परिधि, उसकी त्रिज्या और व्यास के आधार पर हम उसकी परिधि निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। वृत्त के कुछ अवयवों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वृत्त का जो केंद्र है, जब हम वृत्त बनाते हैं सामान्यतः, तो जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखते हैं वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। जिसकी प्रकार की जो चौड़ाई होती है, जितना उसके फैलाव होता है, वो उसकी त्रिज्या कहलाता है। और उस आधार पर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। और यही त्रिज्या यदि अपने विपरीत दिशा पर और आगे बढ़ जाती है पूरी और फिर से जाकर वो परिधि पर मिल जाती है, तो ये जो AOB जो हमको दिख रहा है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास वो सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है, और केंद्र से हम असंख्य जीवाएं, असंख्य व्यास खींच सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे एक से अधिक भी व्यास होंगे तो सबकी क्या बोलते हैं लंबाई जो है वो बिल्कुल समान होगी। और इसी आधार पर वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा कहलाता है। इसलिए व्यास को भी जीवा कहा गया है, लेकिन व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है। अब यदि त्रिज्या के बारे में देखें तो O से A तक की दूरी त्रिज्या है, O से B तक की जो दूरी है वो भी त्रिज्या है। हम बोल सकते हैं कि ये व्यास जो है वो इन दोनों त्रिज्याओं के मिलने से बना हुआ है, इसलिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास हमेशा ही त्रिज्या का दुगना होता है। जब व्यास को आप D से संबोधित करते हैं और त्रिज्या को जब आप स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तो व्यास बराबर हो जाता है 2 गुणित त्रिज्या, अर्थात D बराबर 2 इंटू R। हम उसको D बराबर 2R भी लिखते हैं। और इसी आधार पर हम देखते हैं, यही जो सूत्र है उस आधार पर यह भी हमको पता चलता है कि जैसे व्यास त्रिज्या का दुगना है, वैसे इस व्यास को यदि आप आधा आधा कर देते हैं तो वो त्रिज्या बन जाती है। इसलिए जो दूसरा हमको वाक्य मिलता है कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। ये सामान्यतः हमको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत, इस टाइप के जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उनमें आपको ये दोनों ही सेंटेंस मिल सकते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं R बराबर T/D/2, या हम ये भी बोल सकते हैं 1/2 गुणित D या 1/2 गुणित व्यास। मतलब व्यास का जो आधा होगा वो त्रिज्या होगा। तो ये छोटा सा परिचय है वृत्त के बारे में। मैं जो चीज़ अभी जिस चीज़ को हमको पढ़ना है, जिस विषय वस्तु पर है, उस विषय वस्तु के आधार पर इस वृत्त के बारे में आपको बताया हूँ। आगे हम देखेंगे कि वृत्त की परिधि किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं और कैसे निकालते हैं। कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए इसके लिए। तो वृत्त की परिधि के 2 सूत्र आपको मिलेंगे। वृत्त की परिधि बराबर हो जाता है 2πr, जिसमें r जो है वो त्रिज्या है, जिसमें r बराबर है त्रिज्या। आपकी त्रिज्या की जो भी लंबाई होगी वो आप r की जगह में रखेंगे। ऐसे ही या हम ये भी बोल सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर, चूँकि इसमें पाई गुणित 2r है, ये पाई अलग है और 2r है, और 2r का मतलब जो है चूँकि त्रिज्या का दुगना है मतलब वो व्यास है, तो हम ये भी बोल सकते हैं पाई d। तो वृत्त की परिधि बराबर पाई d हो जाता है, मतलब पाई गुणित व्यास। तो ये 2 सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों के आधार पर परिधि हमको निकालनी है। वास्तव में
यहाँ पाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें भुजाएं नहीं है। तो इसलिए पाई जो है, पाई को यदि आप देखेंगे तो वो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, इन दोनों का अनुपात है, या हम बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या का दुगना। हम दोनों ही देखकर हम इस तरीके से जानते हैं। और इस पाई के चलते ही यह सूत्र जो हमारे पास में प्रतिपादित होता है या हमारे सामने में स्पष्ट होता है। तो पाई बराबर वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, और वो पाई जो है उसका मान है 22/7। ये एक अशांत अनावर्त दशमलव है, मतलब आप 7 से 22 को भाग देंगे तो ये भाग भी नहीं जाएगा और आवर्त के रूप में भी आपको नहीं दिखेगा। विभिन्न प्रकार की अलग अलग अंक, अलग अलग संख्याएं आपको आती हुई दिखेगी। और उसको यदि उसका मान देखेंगे तो वो है 3.14, और वो आगे कुछ ना कुछ आता है, इसलिए इसको लगभग निकटतम मान माना जाता है 3.14, क्योंकि 7 से 22 जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए उसे अशांत अनावर्त दशमलव बोला गया है। तो ये वृत्त की परिधि का छोटा सा परिचय है। अब देखते हैं इन सूत्रों के आधार पर हम वृत्त की परिधि को कैसे याद करते हैं।